गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में कल हमने पढ़ा था भारत की मिट्टियां कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है और उनमें कौन सी फसल अत्यधिक मात्रा में पैदावार की जाती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। तो सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना के बारे में आज जानेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना का भाग एक। भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का भाग नंबर एक कि मानसूनों की अनिश्चितता के कारण भारत में सिंचाई बहुत महत्व है। सिंचाई का बहुत महत्व है। भारत में सिंचाई के प्रमुख जो साधन है ये पहले से चले आ रहे हैं, नहर, कुएं, नलकूप, तालाब, इनसे तो सिंचाई होती है। इसके अलावा वर्तमान में जो है ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई भी की जा रही है। मतलब भारत में जो मानसून है वो कभी आते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी कम आते हैं। इस कारण से सिंचाई अत्यधिक मात्रा में करनी पड़ती है। और ये सिंचाई के जो पुराने साधन थे, नहर, कुएं, नलकूप, तालाब, ये तो थी। इनके साथ में वर्तमान में ड्रिप और स्प्रिंकलर से भी द्वारा सिंचाई की जा रही है। सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्रफल वाले 5 राज्य, जिसमें सर्वाधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है, भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है आपका, राजस्थान है, पंजाब है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इनमें अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से अगर सर्वाधिक सिंचित राज्य, सिंचित ये सिंचाई वाला राज्य है, शिक्षित की जगह सिंचित, सिंचित जो राज्य है उनमें वो है पंजाब। और पंजाब का क्या है, 97.8% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि पंजाब में 5 नदियां बहती है, कई नहरें हैं। इस कारण से लगभग संपूर्ण क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और इसी कारण से पंजाब में भी बहुत अच्छी पैदावार होती है और सिंचाई के लिए अनेक साधन उपलब्ध है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए ताकि इस जानकारी का लाभ उन्हें भी मिल सके। अब देखते हैं कि देश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी परियोजना है जिनसे कई उद्देश्य साधे जाते हैं, पीने के पानी के काम में आती हैं, सिंचाई के काम में आती हैं ये परियोजना है। तो देखते हैं। तो आपका है भाखड़ा नागल परियोजना। अब भाखड़ा नागल परियोजना, इससे क्या है, सरहिंद नहर का विकास हुआ है। सरहिंद नहर भाखड़ा नागल से इसका विकास हुआ है। और भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा नागल क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 226 मीटर और समुद्र तल से 518 मीटर है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय ये परियोजना है और ये सतलज नदी पर बनी हुई है। इसमें 2 बांध है, एक भाखड़ा और दूसरा नागल। इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य है वो है आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। और सिर्फ विद्युत के लिए भी, जो विद्युत के लिए यूज होता है वो है राजस्थान। और इससे विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई भी की जाती है। तो भांगड़ा नागल जो परियोजना है उससे सरिंद नहर का विकास हुआ है और ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी ऊंचाई जो भूमि से या नदी तल से 226 मीटर है और समुद्र तल से 518 मीटर ऊंचाई पर ये मतलब बना हुआ है। और ये बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और उसके साथ साथ में कई राज्यों में सिंचाई भी की जाती है। अब दूसरा है राजस्थान नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और ये क्या है, सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर बनी हुई है। और इससे जो लाभान्वित होने वाला राज्य है वो राजस्थान है और इससे राजस्थान में सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज और ब्यास नदी पर बनी हुई है और इससे राजस्थान को अंदर लाभान्वित होता है और इससे राजस्थान में सिंचाई की जाती है।
आगे है ब्यास परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत पौंग बांध का निर्माण किया गया, मतलब पौंग बांध बनाया गया था और ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य है वो आपका पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है। और इससे जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ में सिंचाई भी इलाके में की जाती है। आगे दामोदर नदी घाटी परियोजना, मतलब दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना के बारे में देख लेते हैं कि दामोदर नदी का उद्गम जो है छोटे नागपुर के पठार से हुआ है। और इस परियोजना की संकल्पना 1948 में आई थी और 1959 में ये पूरी की गई थी। और संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए थे और 8 बांध के साथ में एक अवरोध बांध बनाया गया था। और इसके अलावा बोकारो, चंद्रपुरा एवं दुर्गापुरा के 3 तापीय विद्युत घरों की स्थापना भी की गई थी। तो दामोदर घाटी परियोजना के साथ में 8 बांध थे, एक अवरोध बांध था और 3 तापीय विद्युत गृहों की स्थापना भी इस परियोजना पर की गई थी। तिलैया बांध जो बराकर नदी पर है, ये दामोदर घाटी नदी परियोजना के अंतर्गत ही है। कोनार बांध ये कोनार नदी पर है। मैथान बांध ये बराकर नदी पर है। पंचेत पहाड़ी बांध ये दामोदर नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध ये बराकर नदी पर है। बर्मी बांध ये दामोदर नदी पर है। और इन सब से जो लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल है। और इससे विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं नौकायन आदि की जाती है। तो जो दामोदर घाटी परियोजना है इससे 8 बांध बांधे गए थे, एक अवरोध बांध बनाया गया और बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर में 3 तापीय विद्युत गृहों की स्थापना की गई थी। और इसमें अनेक नदियों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें अनेक नदियों पर अनेक बांध बने हुए हैं। और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य है आपका झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल है। और इसमें इससे जो है विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। इससे कई स्टेटों पर बाढ़ का जो खतरा होता है उसको नियंत्रण भी किया जाता है। इससे सिंचाई भी की जाती है और नौकायन भी इसमें किया जाता है। अब आगे है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना जो है, ये हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा का बांध है। मुख्य धारा मतलब नदी की मुख्य धारा का बांध है ये। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है विश्व का। और इस बांध की ऊंचाई जो है, लंबाई जो है 4.8 किलोमीटर है और ऊंचाई 61 मीटर है इसकी। और ये महानदी पर बना हुआ है और इससे उड़ीसा को लाभ मिलता है। और इससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और सिंचाई दोनों किया जाती है। तो जो हीराकुंड परियोजना है वो विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा का बांध है, याद रखना। और इसकी ऊंचाई जो है, सॉरी, लंबाई जो है 4.8 किलोमीटर है, ऊंचाई 61 मीटर है। ये महानदी पर बना हुआ है और उड़ीसा को सबसे ज़्यादा इससे लाभ मिलता है और इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है और उसके साथ साथ में सिंचाई के काम में भी ये परियोजना आती है। अब है चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना में देख लेते हैं कि गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है, गांधी सागर बांध, और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ होता है और इसमें जल विद्युत और सिंचाई दोनों की जाती है। तो चंबल परियोजना में जो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है और इसमें विद्युत भी बनाई जाती है और सिंचाई की जाती है। उसके बाद चंबल पे ही दूसरा है राणा सागर, राणा प्रताप सागर बांध जो भी राजस्थान के अंदर स्थित है और ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश को इससे लाभ होता है और जल विद्युत और सिंचाई दोनों ही काम इससे किए जाते हैं। चंबल परियोजना के अंतर्गत ही तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध जो राजस्थान में बना हुआ है। यह चंबल नदी पर है ये भी। और इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश है और इससे जल विद्युत और सिंचाई दोनों ही कार्यक्रम किए जाते हैं। उसके बाद में चंबल परियोजना के अंतर्गत कोटा बैराज है और ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है और राजस्थान और मध्य प्रदेश से इससे लाभ होता है और इससे जल विद्युत और सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों ये चंबल नदी जो परियोजना है, चंबल नदी का जो प्रमुख बहाव है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसमें जो बांध बने हुए हैं, एक जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में, इसके अलावा 3 बांध जो बने हैं, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये राजस्थान के अंदर है। और इन इन सभी परियोजनाओं से जो बांध बने हुए हैं उससे राजस्थान और मध्य प्रदेश को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और सभी बांधों से जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है और इसके साथ साथ में इलाके की सिंचाई के काम भी इसका पानी आता है।
उसके बाद में है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना ये तुंगभद्रा नदी पर बनी हुई है और इससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लाभ होता है और इससे जल विद्युत और उत्पादन की सिंचाई जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और सिंचाई भी इसके साथ साथ में की जाती है। तो तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को से लाभ मिलता है और जल विद्युत का उत्पादन और सिंचाई भी इस बांध से परियोजना से की जाती है। फिर आगे है नागार्जुन सागर बांध। ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है जो आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करता है और इससे विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों ही किया जाता है। तो नागार्जुन जो सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश को इसको अत्यधिक लाभ होता है और इससे भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके साथ साथ में इलाके की सिंचाई भी इस परियोजना से की जाती है। इसके बाद में है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है और इससे पश्चिम बंगाल को फायदा होता है और इससे विद्युत उत्पादन और सिंचाई भी की जाती है। तो मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल को अत्यधिक फायदा है और विद्युत उत्पादन के साथ साथ में सिंचाई भी इस परियोजना से की जाती है। एक है फिर कोसी परियोजना। ये परियोजना जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और ये कोसी नदी पर बनी हुई है और इससे बिहार और नेपाल को लाभ मिलता है और इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना भी था। इसके साथ साथ सिंचाई भी की जाती है और जल विद्युत का उत्पादन भी इस परियोजना से किया जाता है। तो कोसी परियोजना याद रखना, दो देशों के बीच की परियोजना है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, कोसी नदी पर बनी हुई है और इससे बाढ़ नियंत्रण किया जाता है और बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ में जल विद्युत और सिंचाई भी इस परियोजना से की जाती है। इससे आगे फिर एक गंडक नदी परियोजना है। ये गंडक नदी पर बनी हुई है और बिहार को इससे अत्यधिक लाभ होता है और इससे भी सिंचाई और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो गंडक परियोजना से भी गंडक नदी पर है और इससे बिहार को अत्यधिक लाभ होता है और सिंचाई और विद्युत उत्पादन का कार्य भी इस परियोजना के द्वारा किया जाता है। एक है टिहरी बांध परियोजना जो भिलंगाना और भागीरथी नदी पर बनी हुई है और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचाती है और इससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो टिहरी जो बांध परियोजना है वो भिलंगाना और भागीरथी नदी पर है और इससे इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है और इससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, मतलब इसका पानी सिंचाई में प्रयोग नहीं होता है। एक है माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर बना हुआ है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को इससे लाभ होता है और इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है और सिंचाई भी इसके साथ साथ में की जाती है। तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ होता है और विद्युत उत्पादन के साथ साथ में इलाके की सिंचाई के काम भी इसका पानी आता है। फिर उसके आगे है कोयना परियोजना। तो कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर बनी हुई है जो और इससे लाभ जो होता है वो महाराष्ट्र को होता है और इससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो कोयना परियोजना से भी कोयना नदी पर है, ये महाराष्ट्र को लाभ होता है और इससे बिजली उत्पादन की जाती है, मतलब इससे भी सिंचाई का कार्य नहीं किया जाता है। उसके पश्चात है रामगंगा परियोजना। तो रामगंगा नदी पर यह परियोजना बनी हुई है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इससे लाभ होता है और इससे जल विद्युत के साथ साथ में सिंचाई भी की जाती है। उसके बाद में है ऊपरी कृष्णा परियोजना। ऊपरी कृष्णा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनी हुई है और इसको कर्नाटक को अत्यधिक इससे लाभ होता है और ये सिंचाई के काम में कर्नाटक में सिंचाई के कार्य में ये आती है ऊपरी कृष्णा परियोजना जो कृष्णा नदी पर बनी हुई है। उसके बाद में है घाट प्रभा परियोजना। ये घाट प्रभा नदी पर बनी हुई है और इससे कर्नाटक को अत्यधिक लाभ होता है और सिंचाई भी होती है और सिंचाई के साथ साथ में जल विद्युत उत्पादन का कार्य भी इस परियोजना से किया जाता है। फिर उसके आगे है थीन बांध परियोजना। थीन बांध परियोजना क्या है? ये रावी नदी पर बनी हुई है और इससे पंजाब को अत्यधिक लाभ होता है और इससे पंजाब में सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है और पंजाब में इससे सिंचाई की जाती है, पंजाब के लिए ही ये अत्यधिक लाभ होता है। दूसरा है सलाल परियोजना और ये चिनाब नदी पर बनी हुई है और ये जम्मू कश्मीर को लाभ पहुंचाती है और इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो सलाल परियोजना से क्या है, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर को अत्यधिक लाभ होता है और वो लाभ किस क्षेत्र में होता है? जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। इसके आगे है नाथपा झाकरी परियोजना। तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है सतलज नदी पर बनी हुई है और इससे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये तीन स्टेटों को
फायदा होता है। और इससे किस क्षेत्र में फायदा होता है? जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिससे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अंदर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। उसके बाद में है पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम आलियार परियोजना। पराम्बीकुलम आलियार परियोजना जो है थूनकाडाबू नदी पर ये बनी हुई है, और इसमें तमिलनाडु और केरल को इससे लाभ होता है। और इसमें जल विद्युत के साथ साथ में तमिलनाडु और केरल में सिंचाई के काम में भी ये परियोजना आती है। इसके अलावा फिर अगली जो परियोजना है वो है फरक्का परियोजना, और ये फरक्का जो परियोजना है वो गंगा नदी पर बनी हुई है, और ये पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती है और सिंचाई एवं नौ परिवहन के काम भी आती है। देखिए, जो फरक्का परियोजना है गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल को इससे अत्यधिक लाभ होता है। तो पश्चिम बंगाल में सिंचाई तो होती है, उसके बाद में नौ परिवहन के काम भी आती है, मतलब पानी के मार्ग के लिए ये परियोजना काम आती है। उसके बाद में है तवा परियोजना, ये तवा नदी पर बनी हुई है, और इससे मध्य प्रदेश को अत्यधिक लाभ होता है। और वो लाभ किस क्षेत्र में होता है? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इस परियोजना से सिंचाई की जाती है। तो तवा परियोजना। उसके बाद में है उकाई परियोजना। ये उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है, और इससे गुजरात को अत्यधिक लाभ होता है। और गुजरात को लाभ होने का जो क्षेत्र है, गुजरात के इलाके में सिंचाई होती है, और इसके साथ साथ में जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिससे गुजरात के अंदर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। उसके बाद में है मैटूर परियोजना, और मैटूर परियोजना जो है कावेरी नदी पर बनी हुई है, और ये तमिलनाडु को इससे अत्यधिक लाभ होता है, मतलब तमिलनाडु को लाभ होता है। और वो किस क्षेत्र में होता है कि तमिलनाडु में सिंचाई की जाती है मैटूर परियोजना से, और उसके साथ साथ में जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण तमिलनाडु को बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। उसके बाद है हंसदेव परियोजना। तो हंसदेव परियोजना ये है महानदी की सहायक नदी हंसदेव पर बनी हुई है, मतलब ये हंसदेव जो नदी है वो महानदी की सहायक नदी है, और ये मध्य प्रदेश और झारखंड को लाभान्वित करती है। मध्य प्रदेश और झारखंड को इसको सबसे अत्यधिक लाभ होता है, और वो लाभ किस क्षेत्र में होता है? जल विद्युत उत्पादन करके मध्य प्रदेश और झारखंड को बिजली उत्पन्न करवाई जाती है, और उसके साथ साथ में दोनों राज्यों के अंदर सिंचाई का कार्य भी इस परियोजना से किया जाता है। उसके बाद में है पायकारा बहुउद्देशीय परियोजना। पायकारा नदी पर यह बना हुआ है, और तमिलनाडु को इसको अत्यधिक लाभ होता है, और इससे सिंचाई भी की जाती है, और विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, और उसके साथ साथ में पेयजल का भी कार्य इस परियोजना से किया जाता है। तो याद रखना, पायकारा जो बहुउद्देशीय परियोजना है उससे 3 काम किया जाता है। ये पायकारा नदी पर है, और तमिलनाडु में तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। 3 काम कौन-कौन से? सिंचाई का तो होता है, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए तो अत्यधिक जो सर्वाधिक सभी परियोजनाएँ लगभग सभी यूज़ होती है, लेकिन ये पायकारा परियोजना वो पेयजल के लिए भी उपयोगी है तमिलनाडु के लिए। उसके बाद में है पापनाशय परियोजना। पापनाशय परियोजना क्या है? ताम्रपर्णी नदी पर बना हुआ है ये, और इससे भी तमिलनाडु लाभान्वित होता है, और इसमें सिंचाई और विद्युत और पेयजल के काम में ये आती है। तो जो तमिलनाडु में ये 2 परियोजना जो है, पायकारा बहुउद्देशीय परियोजना और पापनाशय परियोजना, ये दोनों ही तमिलनाडु के अत्यधिक लाभ पहुंचाती है, और तमिलनाडु के कृषि क्षेत्र में सिंचाई भी इनसे की जाती है, विद्युत उत्पादन करके तमिलनाडु को बिजली उपलब्ध इससे करवाई जाती है, और दोनों ही परियोजनाओं से पेयजल के रूप में इसका पानी काम में लिया जाता है, और तमिलनाडु के अंदर वो पानी सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो सिंचाई परियोजना और जो आपका बांध परियोजना है, उसका ये भाग 1 था। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और परीक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें से सभी परियोजनाओं पर नज़र रखना है, और अभी हम कल जो टॉपिक लेंगे वो इन परियोजनाओं का दूसरा भाग है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल देखना, कल का जो क्लास है वो देखना ना भूले। अब चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं इस परियोजनाओं के दूसरे भाग की क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।